साल था 1988 जब आईएसआई ने दरवाजा खटखटाया और अंदर अजीत डोभाल बैठे थे। एक रात लाहौर में आईएसआई के 2 एजेंट एक दरवाजे पर पहुंचे। उन्हें शक था कि अंदर एक जासूस है और वे सही थे। अगले 2 घंटे तक मौत सामने खड़ी थी, लेकिन अजीत डोभाल ने अपनी बुद्धिमानी से उन्हें खाली हाथ लौटा दिया। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, ये है धुरंधर अजीत डोभाल की कहानी, जिसका नाम आपने अखबारों में नहीं पढ़ा, जिसे मेडल कैमरों के सामने नहीं मिले, लेकिन जिसने अकेले दम पर पाकिस्तान की जमीन पर 7 साल गुजारकर इस देश की सुरक्षा की नींव रखी। 20 जनवरी 1945 उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक छोटे से गांव घिड़ी बनेलस्यून में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया अजीत कुमार डोभाल। पिता एक फौजी अफसर थे। घर में देश सेवा का जज्बा खून में था। शुरुआती तालीम अजमेर मिलिट्री स्कूल में हुई, जहां सिर्फ किताबें नहीं, अनुशासन और जिम्मेदारी भी सिखाई जाती थी। पढ़ाई में तेज, दिमाग में तेज। वो एक ऐसा इंसान था जो किसी भी कमरे में दाखिल हो तो उसे हर कोने की खबर होती थी। 1968 में यूपीएससी क्लियर किया, इंडियन पुलिस सर्विस, केरल कैडर मिला, कोटायम में एएसपी बने, फिर तलस्सेरी में। लेकिन उनका करियर किसी आम आईपीएस अफसर जैसा कभी नहीं रहा। आईबी के बड़े अधिकारियों ने बहुत जल्दी जान लिया कि ये इंसान कुछ अलग है। सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं, ये आदमी एक गिरगिट है। जिस भी किरदार में घुसे वो वही बन जाता है। आवाज बदलती है, चाल बदलती है, सोचने का अंदाज बदलता है, और इंटेलिजेंस की दुनिया में यही सबसे बड़ा हथियार होता है। 1972 में डोभाल को इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी में भेजा गया। आईबी यानी भारत की अंदरूनी खुफिया एजेंसी, जहां काम करने वाले अफसरों का नाम कभी अखबार में नहीं आता, जिन्हें पब्लिक मेडल नहीं मिलता, जिनकी कहानियां स्कूल की किताबों में नहीं होती, लेकिन जिनका काम पूरे देश की नींद सुरक्षित रखता है। पहला बड़ा मोर्चा मिजोरम। 1970 के दशक में मिजोरम धधक रहा था। लाल डेंगा के नेतृत्व में एमएनएफ मिजो नेशनल फ्रंट ने अलगाव का झंडा उठाया हुआ था। हथियारबंद विद्रोह, सेना, पुलिस, कोई हल नहीं निकल रहा था। आईबी ने एक पागलपन भरा प्लान बनाया। इनसे बात करो, इनके अंदर घुसो। डोभाल नई शादी हुई थी उनकी, लेकिन उन्होंने बिना एक पल सोचे अपनी पत्नी को साथ लिया और मिजोरम रवाना हो गए। वहां उन्होंने लालडेंगा के 7 सबसे खास लोगों की पहचान की। रातों को उनसे मिले, उनकी बात सुनी, उनकी तकलीफें सुनी। धीरे धीरे 7 में से 6 को अपने साथ कर लिया। उन्होंने वादे किए, अलग राज्य का दर्जा, राजनीतिक मान्यता, मुकदमे वापस, और आखिरकार वो इंसर्जेंसी जिसे सेना नहीं दबा पाई, डोभाल ने बातचीत से खत्म कर दी। 1986 में मिजोरम भारत का 22वां राज्य बना। ये डोभाल की पहली बड़ी जीत थी, लेकिन इसकी किसी को खबर नहीं थी। फिर आया पाकिस्तान का बुलावा। 1984 पंजाब, भारत। देश आग में जल रहा था। खालिस्तान आंदोलन अपने शिखर पर था। हर रोज एक नई लाश, हर रोज एक नई तकलीफ। पुलिस अफसर, नेता, आम इंसान, कोई भी सुरक्षित नहीं था। दरबार साहिब यानी गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया, लेकिन आग बुझी नहीं। इंदिरा गांधी की हत्या ने पूरे देश को हिला दिया, और पर्दे के पीछे पाकिस्तान का आईएसआई मुस्कुरा रहा था। आईएसआई, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की फौज की खुफिया आंख और हाथ। आईएसआई का एक ही मकसद था, भारत को अंदर से खोखला करना। खालिस्तानी आतंकियों को ट्रेनिंग, हथियार, पैसा, पाकिस्तान में पनाह, सब कुछ पाकिस्तानी जमीन से हो रहा था। लेकिन भारत के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। आईएसआई के इनर सर्कल से कोई खबर नहीं आ रही थी, कोई अंदर तक पहुंचा ही नहीं था। तब आईबी के बड़े अधिकारियों ने एक बड़ा फैसला लिया। आईएसआई के अंदर घुसना होगा, किसी को पाकिस्तान भेजना होगा, वो वहां पाकिस्तानी बनकर रहेगा सालों तक। और इस मिशन के लिए एक ही नाम था, अजीत डोभाल। डोभाल को बुलाया गया, मिशन की पूरी तस्वीर समझाई गई। आपको पाकिस्तान में एक पाकिस्तानी मुस्लिम बनकर रहना होगा। कितने साल अभी तय नहीं। अगर पकड़े गए तो कोई रेस्क्यू नहीं होगा, कोई बैकअप नहीं। भारत आधिकारिक तौर पर आपको जानता भी नहीं होगा। एक पल की खामोशी, उस पल में जैसे पूरी जिंदगी गुजर गई हो। घर, परिवार, देश, पहचान। फिर अजीत डोभाल ने नजर उठाई और सिर्फ एक शब्द कहा, ठीक है। तैयारी शुरू हुई। ये तैयारी महीनों तक चली। सबसे पहले उर्दू। वैसे तो डोभाल पहले से उर्दू जानते थे, लेकिन अब उसे पाकिस्तानी लहजे में ढाला गया। लाहौरी बोलचाल, मुहावरे, रोजमर्रा की हर छोटी बड़ी बारीकी। फिर पाकिस्तान की जानकारी, लाहौर की गलियां, कराची की बंदरगाह, रावलपिंडी के बाजार, पेशावर की संस्कृति, हर चीज याद की गई। फिर जीवन शैली, एक आम पाकिस्तानी मुस्लिम की दिनचर्या, नमाज, रहन सहन, सब कुछ सीखा गया। और फिर एक खास तैयारी। डोभाल के कानों में छेद थे। हिंदू पुरुषों में ये आम बात है। ये एक जानलेवा निशानी थी। किसी ने देख लिया तो सब खत्म। तो प्लास्टिक सर्जरी करवाई गई, कानों के निशान मिटाए गए। अब वो पूरी तरह से एक पाकिस्तानी मुस्लिम थे। एक नई पहचान बनाई गई, नया नाम, नई कहानी, नया अतीत। एक ऐसी पहचान जो पूरी तरह असली लगे। ये सब इतनी गहराई से दिमाग में बैठाया गया कि मिशन के दौरान वो खुद को भी एक पल के लिए नहीं भूलते थे, क्योंकि एक छोटी सी गलती और वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अजीत डोभाल ने भारत छोड़ा। वो पाकिस्तान में दाखिल हुए, एक पाकिस्तानी की जिंदगी लेकर। शुरू के हफ्ते बहुत खतरनाक थे। नई जगह, नई जबान का अभ्यास,
नई पहचान को जिंदा रखना, एक जर्रे भर भी कोई शक करे तो सब खत्म। लेकिन डोभाल की ट्रेनिंग और उनका दिमाग कमाल का था। धीरे धीरे उन्होंने अपनी दुनिया बनाई, एक मोहल्ले में रहने लगे, कुछ लोगों से दोस्ती हुई, लोग उन्हें जानने लगे, उन पर भरोसा करने लगे। कोई नहीं जानता था कि ये इंसान कौन है। वो एक बिल्कुल अदृश्य पाकिस्तानी थे और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन एक दिन एक ऐसा लम्हा आया जो उन्होंने खुद कभी नहीं भुलाया। लाहौर की एक बड़ी मस्जिद के पास से वो गुजर रहे थे। एक बुजुर्ग मौलाना ने उन्हें देखा, गौर से देखा, फिर रोका और सीधे पूछा, क्या तुम हिंदू हो? वो सवाल एक बम की तरह था। डोभाल ने साफ इनकार किया, लेकिन मौलाना ने उन्हें एक तरफ ले जाकर कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारे कानों में छेद के निशान हैं। हिंदू मर्द ही कान छिदवाते हैं। डोभाल के लिए वो पल शायद सबसे खतरनाक पल था, लेकिन उन्होंने ठंडे दिमाग से काम लिया। नर्म लहजे में, उसी मुस्कुराहट के साथ जो एक बेगुनाह इंसान की होती है, उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। एक ऐसी कहानी जो तैयार थी हर सवाल के लिए। मौलाना ने सुना और जाने दिया। मिशन जारी रहा। ऑपरेशन काहुता, पाकिस्तान के परमाणु राज का पर्दाफाश। 1974 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। उसके बाद पाकिस्तान बौखला गया। चाइना की मदद से काहुता में एक गुप्त परमाणु रिसर्च सेंटर बनाया गया। खान रिसर्च लेबोरेटरीज एक गांव की आड़ में छुपाया गया। दुनिया को खबर नहीं थी, आईबी को शक था और इस शक को यकीन में बदलने का जिम्मा डोभाल पर आया। डोभाल ने एक पागल लेकिन ज़हीन तरकीब अपनाई। वो एक भिखारी बन गए काहुता की गलियों में, उसी इलाके में जहां परमाणु वैज्ञानिक रहते थे। वहां एक नाई की दुकान थी जहां यही वैज्ञानिक बाल कटवाने आते थे और डोभाल वो बाल इकट्ठा करते रहे। जो नाई फेंक देता था वो डोभाल उठा लेते थे, छुपाकर, सावधानी से। वो बाल भारत भेजे गए। टेस्ट में नतीजा आया, बालों में यूरेनियम के निशान मिले। पाकिस्तान परमाणु हथियार बना रहा था। ये अब सिर्फ शक नहीं था, ये सबूत था। इस जानकारी की वजह से भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कदम उठाए। माना जाता है कि इस इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्टिंग को करीब 15 साल पीछे धकेल दिया। एक भिखारी के भेस में एक जासूस ने दुनिया का सबसे बड़ा राज खोल दिया था। पूरे 7 साल अजीत डोभाल ने पाकिस्तान की जमीन पर एक पाकिस्तानी की तरह जिंदगी जी। इस दौरान वो धीरे धीरे उन लोगों के करीब पहुंचे जिन्हें ढूंढना था। आईएसआई से जुड़े लोकल कॉन्टैक्ट्स, पाकिस्तान से चलती खालिस्तानी फंडिंग की चेन, भारत के अंदर काम करने वाले आईएसआई लिंक्ड ऑपरेटर्स की पहचाने। ये सब कुछ बिना किसी एडवांस्ड गैजेट के, बिना किसी सैटेलाइट फोन के, सिर्फ एक खतरनाक इंसान अपने दिमाग के साथ। 1988 से 89 के दरमियान उन्होंने कुछ क्रिटिकल इंटेलिजेंस इकट्ठा की, जिसमें आईएसआई के कुछ लिंक थे जो पाकिस्तान से डायरेक्ट खालिस्तानी नेटवर्क्स को फंड कर रहे थे। एक बार एक आईएसआई लिंक्ड इंसान ने उनसे पूछा, तुम यहाँ काफी वक्त से हो, कहाँ के हो? वो सवाल एक बम की तरह था। एक पल में उनका पूरा मिशन, उनकी पूरी जिंदगी बैलेंस पर आ गई। फिर उन्होंने इतनी नेचुरली, इतनी कैजुअली अपनी रिहर्स्ड कहानी सुनाई कि वो इंसान खुद शर्मिंदा हो गया पूछने पर। यही था अजीत डोभाल का असली हथियार, उनकी नर्व्स ऑफ स्टील। एक रात जो शायद सबसे खतरनाक रात थी, किसी ने किसी को बता दिया था कि इस इलाके में कोई बाहर का इंसान है, कोई जो सबकी बातें सुनता है, कोई जो ठीक से पहचाना नहीं जाता। आईएसआई के 2 लोग आ गए, सीधे उनके दरवाजे पर। दस्तक हुई। अंदर डोभाल थे। वो एक पल के लिए रुके, एक लंबा गहरा सांस लिया, अपना पूरा साइकोलॉजी बदल लिया। डर नहीं, घबराहट नहीं, बिल्कुल आम। दरवाजा खोला। हाँ जी, कैसे हैं? वो दोनों अंदर आ गए, खाने की मेज पर बैठ गए। फिर शुरू हुआ सवाल पर सवाल। नाम, उम्र, कहाँ के हो, कारोबार क्या है, रोज कहाँ जाते हो, कब आए इस इलाके में, परिवार कहाँ है? पूरे 2 घंटे डोभाल ने हर सवाल का जवाब दिया, इतनी नेचुरली, इतनी नॉर्मली, जैसे कोई बिल्कुल साफ ज़मीर इंसान देता है। न आंखों में डर, न हाथ में कांपन, न आवाज में लर्जिश। परिंदा भी पर नहीं मार सकता था उनके जहन में जो तूफान था। 2 घंटे बाद वो दोनों उठकर चले गए, खाली हाथ। मिशन जारी रहा। 7 साल बाद एक दिन भारत ने उन्हें वापस बुलाया। जिस खामोशी से गए थे उसी खामोशी से वापस आए। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई अवार्ड सेरेमनी नहीं, लेकिन जो इंटेलिजेंस वो अपने साथ लाए वो भारत की सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए एक खजाना थी। आईएसआई के पाकिस्तान बेस्ड ऑपरेटर्स की लिस्ट, भारत बेस्ड नेटवर्क्स का मैप, खालिस्तानी आतंकियों के पाकिस्तान कनेक्शंस के ठोस ट्रेल्स। ये जानकारी पंजाब इंसर्जेंसी को जड़ से उखाड़ फेंकने में काम आई। वो अकेले भारत के लिए एक पूरी एजेंसी के बराबर काम करके आए थे। 1988 ऑपरेशन ब्लैक थंडर। पाकिस्तान से लौटने से पहले एक और काम, गोल्डन टेम्पल एक बार फिर खालिस्तानी आतंकियों का गढ़ बन गया था। सरकार ने फैसला किया ऑपरेशन ब्लैक थंडर, लेकिन अंदर कितने आतंकी हैं, उनकी पोजीशन क्या है, हथियार कहाँ है? बिना इस जानकारी के ऑपरेशन अंधे में तीर चलाने जैसा था। डोभाल ने एक रिक्शा वाले का भेस लिया, एक पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट जो खालिस्तानियों की मदद को आया है। वो गोल्डन टेम्पल के अंदर घुस गए, खालिस्तानी लीडर्स से मिले, उनका भरोसा जीता। ऑपरेशन से 2 दिन पहले वो बाहर निकले, अपने साथ लाए आतंकियों की तादाद, उनकी पोजीशन,
हथियारों की जगह पूरी इंटेलिजेंस। ऑपरेशन ब्लैक थंडर कामयाब रहा और इस कामयाबी में सबसे बड़ा हिस्सा था उस रिक्शा वाले का। इस ऑपरेशन के लिए अजीत डोभाल को कीर्ति चक्र से नवाजा गया, भारत का दूसरा सबसे बड़ा शांतिकाल वीरता पुरस्कार, पहले पुलिस अफसर जिन्हें ये सम्मान मिला। पाकिस्तान से वापस आकर डोभाल का करियर नया मोड़ लेने लगा। कश्मीर 1990, घाटी में हालात बेकाबू हो रहे थे, सैकड़ों युवा हथियार उठा रहे थे, पाकिस्तान उन्हें ट्रेनिंग और हथियार दे रहा था। डोभाल वहां गए, उन्होंने एक ऐसा काम किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने खुद हथियार बंद मिलिटेंट से संपर्क किया, कूका पारे जैसे मिलिटेंट्स को जो पाकिस्तान की ट्रेनिंग लेकर आए थे उन्हें समझाया, उन्हें काउंटर इंसर्जेंट बनाया, यानी उन्हीं आतंकियों को भारत की तरफ कर दिया। इसी रणनीति ने 1996 में कश्मीर में पहले विधानसभा चुनाव का रास्ता साफ किया। 1999 IC 814 हाईजैकिंग, इंडियन एयरलाइंस का जहाज 155 यात्रियों के साथ अपहरण कर लिया गया। काठमांडू से दिल्ली जाते वक्त कंधार अफगानिस्तान ले जाया गया, तालिबान की जमीन पर। भारत सरकार ने नेगोशिएशन टीम भेजी। उस टीम का सबसे अहम सदस्य अजीत डोभाल, एक तरफ हाईजैकर्स, दूसरी तरफ तालिबान, बीच में 155 बेगुनाह लोगों की जानें। डोभाल ने वो किया जो वो हमेशा करते थे, ठंडे दिमाग से, हर बात सुनकर, हर पहलू को समझकर। कई दिनों की बातचीत, आखिरकार यात्री रिहा हुए, 3 खतरनाक आतंकी छोड़ने पड़े, लेकिन 155 जिंदगियां बचाई गईं। डोभाल का नाम उस ऑपरेशन के बाद IB की दुनिया में किंवदंती बन गया। 2004 से 2005 डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, डोभाल को IB का डायरेक्टर बनाया गया, भारत की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी का मुखिया। 33 साल की सेवा के बाद 2005 में रिटायर हुए, लेकिन ये सिर्फ एक अध्याय का अंत था। 2014 नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने। उनका पहला बड़ा फैसला अजित डोभाल को भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाना, NSA, यानी भारत की सुरक्षा का सबसे बड़ा जिम्मेदार इंसान। वो इंसान जो कभी पाकिस्तानी बनकर पाकिस्तान की गलियों में घूमता था, जो एक भिखारी बनकर परमाणु राज उजागर कर चुका था, जो 2 घंटे की ISI इंटेरोगेशन में भी नहीं हिला। आज वो भारत की सिक्योरिटी पॉलिसी का मुखिया था। NSA बनने के बाद डोभाल की असली ताकत दुनिया को दिखी। 2014 इराक में फंसी 46 भारतीय नर्सें, आईसिस ने उन्हें बंधक बना लिया था। कोई देश उनके इलाके में जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। डोभाल ने पर्दे के पीछे से बिना किसी फौजी कार्रवाई के 46 नर्सों को सुरक्षित वापस लाया, एक भी खराश नहीं। 2016 URI हमला, 18 भारतीय जवान शहीद हुए, पूरा देश उबल रहा था और 28 से 29 सितंबर 2016 की रात इंडियन आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक्स किए। 35 से 40 आतंकी मारे गए। ये पहली बार था जब भारत ने LOC पार करके सर्जिकल स्ट्राइक की। डोभाल उस रात साउथ ब्लॉक के वॉर रूम में थे, पूरी रात हर मूवमेंट मॉनिटर करते हुए। 2017 डोकलाम, चाइना ने भूटान की जमीन पर सड़क बनाना शुरू किया। भारतीय सेना आगे बढ़ी और रोका। 73 दिन तक दुनिया की 2 सबसे बड़ी सेनाएं आमने सामने खड़ी रहीं। डोभाल बीजिंग गए, चाइना के NSA से मिले और बिना एक गोली चले चाइना पीछे हट गया। 2019 पुलवामा, 40 CRPF जवान शहीद। 12 दिन बाद बालाकोट, पाकिस्तान में IAF के मिराज जेट्स ने JEM के ट्रेनिंग कैंप तबाह किए। ये पहला एयर स्ट्राइक था जो पाकिस्तान की जमीन पर किया गया 1971 के बाद। इस पूरे ऑपरेशन को जानने वाले सिर्फ 7 लोग थे, उनमें से एक थे अजित डोभाल। आज डोभाल अपने तीसरे कार्यकाल में NSA हैं, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा, IB, रॉ, NTRO, तमाम खुफिया एजेंसियों की देखरेख, भारत की सुरक्षा नीति के असली आर्किटेक्ट। कुछ हीरोज ऐसे होते हैं जिनके चेहरे अखबारों में नहीं होते, जिनकी कहानियां स्कूल की किताबों में नहीं पढ़ाई जाती, जिन्हें गोल्ड मेडल नहीं मिलते, जिन्हें स्टेडियम में खड़ा करके तालियां नहीं पिटवाई जाती, लेकिन ये वही लोग होते हैं जिन्होंने इस देश को अंदर से सुरक्षित रखा, अंधेरों में, अकेले, अपना नाम, अपना घर, अपनी पहचान सब कुर्बान करके। देश के लिए अगर पाकिस्तानी भी बनना पड़े तो बनो, अगर 7 साल भर से दूर रहना पड़े तो रहो, अगर मौत आंख में आंख डालकर खड़ी हो तो आंखें मत झुकाओ। डोभाल ने किया जो शायद हम में से कोई नहीं कर सकता और इसीलिए आज भारत सुरक्षित है। ये थी एक असली इंडियन स्पाई की कहानी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।